नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मुनाफे की मंडी की आज शुरुआत करते हैं सोने और चांदी से, जहां पर आज भी गिरावट दिख रही है। कल भी हमने काफ़ी मुनाफा वसूली दिखी और वो गिरावट आज भी एक्सटेंड होती दिख रही है। लेकिन ये गिरावट क्यों आई है? कहा जा रहा है कि बाकी एसेट क्लास में जो गिरावट आई है उसके मार्जिन को भरने के लिए भी जो गोल्ड की होल्डिंग को कम किया गया है। और इतनी बड़ी तेजी के बाद आमतौर पे एक मुनाफा वसूली तो वैसे भी बनती है। हालांकि अभी जो अनसर्टेनिटी है वो गोल्ड के फेवर में है। उसके बाद भी अगर गोल्ड इसलिए गिरा है क्योंकि बाकी एसेट क्लास के मार्जिन के लिए यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिली है। चांदी हफ्ते भर में 8% टूट चुकी है। क्या और कितनी गिरावट चांदी में दिख रही है, यही सब चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपकी मदद करेंगे। कुणाल शाह हैं, निर्मल बैंक के हेड ऑफ कमोडिटीज़ हैं, और गंगानगर कमोडिटीज से अमित खरे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आगे नरेंद्र तनेजा जी भी होंगे, एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हम जानेंगे एनर्जी मार्केट का हाल। सबसे पहले कुणाल जी, सर गोल्ड की इस गिरावट के पीछे आप क्या मानते हैं? क्योंकि अनसर्टेनिटी तो मार्केट में अभी भी है, डॉलर भी गिर रहा है, सेफ हेवन के तौर पे डॉलर की भी डिमांड नहीं है, अब एक ही बचता है, क्रिप्टो गिर रहा है, इक्विटी मार्केट गिर रहा है, सारे रिस्की एसेट्स गिर रहे हैं। उसके बाद भी अगर गोल्ड गिरा है तो क्या ये मार्जिन कॉल की वजह से गिरावट आई है या मुनाफा वसूली आप इसे कहेंगे? आई थिंक मुनाफा वसूली हो रही है बिकॉज हर एक असेट क्लास में एक मीनिंगफुल करेक्शन देखा है हमने। और गोल्ड में भी जो तेजी के रीजन थे वो सब प्राइस्ड इन हो चुके हैं। आज 35% गोल्ड ऊपर है एक साल में। तो जो भी गोल्ड में तेजी के रीजन थे वो भाव में आ गया है। सो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में गोल्ड का बढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है और प्रेशर बना रहेगा। 89,000, 88,500 ऐसे सब लेवल हमको आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं। अगर मैं एक सवाल आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर रिस्क गोल्ड में कितना है कुणाल जी, और रिवॉर्ड कितना मिल सकता है, तो किसका परसेंटेज ज्यादा आप देख रहे हैं, रिस्क का या रिवॉर्ड का, यहाँ से करंट लेवल से? करंट लेवल से लॉन्ग जाने में रिस्की है। मेरे हिसाब से लॉन्ग नहीं जाना चाहिए करंट लेवल से, शॉर्ट में ही बना रहना चाहिए। और प्रॉफिट टेकिंग 100% आ सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ गोल्ड 80,000 हो जाएगा, बट प्रॉफिट टेकिंग के कारण गोल्ड मुझे तो मौजूदा स्तर से भी वीक ही लग रहा है। अगर कुछ परसेंटेज दे सकता है, हालांकि मैं ये नहीं जानना चाह रहा हूँ, परसेंटेज टर्म में बताएं ताकि स्पेकुलेशन भी ना हो कि उतनी गिरावट ना आए तो लोग आई थिंक मेरी राय में अगर परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो 3 से 4% की और गिरावट आ सकती है। के लिए टाइम फ्रेम क्या है सर? एक हफ्ता, 5 दिन, 10 दिन, या अप्रैल के 10 बाद? दिन 10 दिन में 10 दिन में तो ये एक अच्छी गिरावट यहाँ से आएगी। और ज्वेलर्स भी इसका इंतजार कर रहे हैं कुणाल जी, क्योंकि मार्केट पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। हाजिर का बाजार, लोगों को लग रहा है भाव नीचे आएगा तब खरीदेंगे, वो टालते जा रहे हैं। इससे ज्वेलरी स्टोर्स पे लोग बिल्कुल नदारद है। आप बताइए अमित जी, आपकी राय क्या बन रही है गोल्ड पर? क्या लग रहा है, कितनी गिरावट आपको यहाँ से दिख रही है? उसमें जी कल एक अच्छी खासी गिरावट या फिर प्रॉफिट बुकिंग सोने में हमने देखी। 91,200 के आसपास लास्ट डिस्कशन जब हमारा हुआ था, वहां पे 91,500 के एसएल से एक बिकवाली की सलाह भी हमने दी थी। और कल लगभग 88,727 के आसपास का इसने लो बनाया। बट मेरे को लग रहा है अब जो लो बनने थे गोल्ड में, स्पेशली मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी बन चुके हैं। अब मार्केट कहीं ना कहीं नए लाइफ टाइम हाई की तरफ वापस फिर से जाएगा। बट मूवमेंट बड़ा है, लेवल्स पे ही ट्रेड करना चाहिए। लेवल जो मैंने आज के बनाए हैं वो 89,300 400 की रेंज में अगर प्राइसेस मिलते हैं तो खरीदारी करनी है। अभी इंट्राडे का टारगेट 90,200 का है। हालांकि भाव जो है वापस फिर से बढ़ चुका है, बट लेवल्स आते हैं तभी ट्रेड बनाना है। 89,000 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेना है। जो लोग लॉन्ग थोड़ा सा लंबा व्यू लेना चाह रहे हैं, मेरे को लग रहा है 91,000 के लेवल वापस फिर से जो है सोने में देखने को मिलेंगे। जी रिस्वान जी। और आज के लिए जो कॉल दिया 90,200, ये टारगेट आज के लिए इसे कैरी करके ले जाना चाहिए या काट कर जाएं अमित जी? बिल्कुल 90,200 तो मेरे को लगा जल्दी आ जाएगा, बट ये ट्रेड मॉर्निंग के टाइम मैंने बनाया था तब एक्टिव हुआ था। अभी जब मैं इसको बना रहा था तब 89,400 के आसपास के भाव थे। बट अगर वापस फिर से 89,300 के आसपास के भाव मिलते हैं तो वापस फिर से खरीदारी कर सकते हैं। 89,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे में 90,200, बाकी ओवरऑल देखा जाए तो 91,000 के भाव फिर से इसमें देखने को मिल सकते हैं। यानी आपको लग रहा है कि यहाँ से फिर से तेजी लौटेगी और गिरावट पे ही खरीदे, जो लेवल्स बताए गए हैं वहीं पे खरीदे। कमोडिटी में अगर ट्रेड करते हैं तो एंट्री लेवल का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस तो हमेशा ध्यान रखिए ही, एंट्री लेवल का भी ध्यान रखिए। चांदी की बात करते हैं कुणाल जी। चांदी हफ्ते भर में 8% से ज़्यादा टूट चुकी है। रिकॉर्ड से देखें तो करीब करीब 10,000 रुपये तक की गिरावट आ चुकी है। क्या 90,000 के नीचे भी चांदी खरीदने का मौका मिलेगा क्या अप्रैल महीने में सर?
जी मुझे इतना नीचे नहीं लग रहा था चांदी, बट ये जो ट्रम्प साहब ने जो टोटल टैरिफ बढ़ा के चाइना के ऊपर 54% टैरिफ कर दिया है, सिल्वर पे नहीं बढ़ा है, बट ओवरऑल चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक इसके कारण खराब हो गया। सो मुझे तो अभी ये 2-3 दिन में और 1,000-2,000 रुपया और घट सकती है, बट मैं ये लेवल से मंदी में नहीं हूँ। से मंदी में कुणाल जी नहीं है, लेकिन 1 से 2 हजार रुपए की गिरावट और आ सकती है। क्रूड की बात करते हैं, तनेजा जी हमारे साथ है, नरेंद्र तनेजा हैं, जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। एक अहम दिन जहां पर कल हमने देखा कि ओपेक प्लस के 8 की मेंबर्स ने उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। सर, इससे बाजार पर कितना असर होगा? क्या ओवर सप्लाई की भी चिंता है क्या इस मार्केट को? क्योंकि दूसरी तरफ मांग यहां पे घटने की चिंता है, ग्लोबल ग्रोथ की चिंता है, ट्रेड वॉर की वजह से। सर, आपका रिएक्शन क्या होगा तनेजा जी? देखिए, अभी तो सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो ट्रम्प साहब ने नया टैरिफ, एक तरह का टैरिफ युद्ध इसको कहा जा रहा है, वो शुरू किया है। और उसके अंदर जो है तेल की और गैस की, एनर्जी की, हालांकि उनको कहते हैं कम भूमिका है, लेकिन बड़ी भूमिका है। तो अभी तो इसको लेकर के बाजार जो ये मान के चल रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, इस वजह से कुल मिलाकर के पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाएगी। और अगर मंदी आती है तो मतलब डिमांड जो पहले से कम है तेल की, वो डिमांड और कम हो सकती है। तो इसको खासतौर से चीन को लेकर के, अगर चीन का भारी निर्यात अमेरिका को होता है, अगर उसमें कोई भारी कमी आ जाती है या सिग्निफिकेंट कमी आ जाती है, तो जाहिर है कि वहां पर डिमांड चाइना में और कम हो जाएगी तेल की, और उसका असर अन्य देशों में भी होगा। तो फिलहाल जो बाजार में चिंता है, जिस वजह से तेल की कीमतें आप देख रहे हैं दक्षिण की दिशा में जा रही हैं, उसकी वजह डिमांड या ओवर सप्लाई नहीं है, उसकी ये है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, और मार्केट उसको लेके भयभीत हो गया है। दूसरी तरफ जैसे आपने ये कहा कि ओपेक ने जो फैसला लिया है, उसका मतलब ये हुआ कि और तेल बाजार में आएगा, और दूसरी तरफ कहीं से कोई सिग्निफिकेंट डिमांड, अगर आप नक्शे को उठा के देखते हैं तो भारत एकमात्र देश है जहां से डिमांड बढ़ रही है। बाकी छोटी मोटी इधर उधर बढ़ रही है, बड़ी तो कोई बढ़ नहीं रही है। तो इसलिए बाजार में ये चिंता और है। और दूसरी तरफ जो अगर आप देखें तो अमेरिका ही सबसे बड़ा तेल का उत्पादक है। भारत भी अमेरिका से कच्चा तेल खरीदता है, हम भारी मात्रा में वहां से प्राकृतिक गैस खरीदते हैं। अब उन्होंने हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो यहाँ से जाते हैं निर्यात, तो उस पर तो उन्होंने टैरिफ लगा दिया। क्या वो उम्मीद करते हैं भारत जो इतना आयात करता है, कच्चा तेल करता है, प्राकृतिक गैस वहां से करता है, क्या भारत भी उस पर उसी तरह का जो है वो टैक्स लगाए, टैरिफ लगाए? ऐसा होगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे लगता है बहुत सारे सवाल जिसको लेकर के अभी जो है भारत का जवाब जो है बहुत ही ठंडे दिमाग से, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही सोच समझ के भारत दे रहा है। लेकिन दुनिया के कई अन्य देश हैं जैसे आप देख रहे हैं, वो तो बिल्कुल टिट फॉर टैट कर रहे हैं। तो इसलिए तेल की ज्यादा चिंता ये है कि एक तरफ टैरिफ युद्ध, दूसरी तरफ टिट फॉर टैट। भारत जैसे देश तो कुछ ही देश हैं जो बहुत संयम रखे हुए हैं, तो इसको लेके तेल को चिंता बनी है। जहां तक ओवर सप्लाई की आप बात कर रहे हैं, आज की अगर सच्चाई देख रहे हैं तो ऐसा लगने लगा कि आने वाले समय में ओवर सप्लाई हो सकती है और तेल की कीमत तो फिर $60 पर बैरल पहुंच जाएंगी। तो इसको लेकर के ओपेक को भी चिंता है, बाजार को भी चिंता है। लेकिन आज की स्थिति में जब युद्ध की स्थिति होती है और टैरिफ वॉर हो रही है, बहुत स्पष्ट पिक्चर अभी बन के नहीं आ रही। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। तो आपको क्या लग रहा है सर, यहाँ से और कितनी गिरावट आ सकती है इस अनसर्टेनिटी की वजह से क्रूड में, या गिरावट इस दौर के लिए पूरी हो चुकी है? नहीं, अभी इस दौर के लिए भी और गिरावट आ सकती है। और उसकी मुख्य वजह यह है कि जो ट्रम्प साहब जब सत्ता में आए थे और उन्होंने जो है ड्रिल बेबी ड्रिल का जो नारा दिया था, जिससे पूरे विश्व में तेल जगत में उत्साह आ गया था कि बाइडेन साहब तो खाली ग्रीन एनर्जी की बात करते थे और तेल को डिमोनाइज करते थे, कहते बहुत खराब चीज है। इन्होंने आकर के जो है वापस वो इस तरह के सेंटिमेंट पैदा करे कि तेल में भारी मात्रा में निवेश जाना शुरू हो गया था। लेकिन अब जो टैरिफ को लेकर के चिंता वापस, और इस तरह की बात बनने लगी है, जो निवेश जा रहा था तेल के अंदर, इवन अमेरिका के अंदर, क्या उसमें कुछ कमी आ जाएगी? ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ जो बहुत बड़ा उपभोक्ता है, तेल का खर्च करता है, उसमें भी जिस तरह की परेशानियां आने वाली हैं। दूसरी तरफ ई व्हीकल का तो वो नाम नहीं लेते हैं। तो इसलिए जो है कुल मिला के अभी तो यही है कि चिंता है, और साथ में ये कि ओवर सप्लाई और कीमत जो अगर ऐसी चलता रहा और इसको प्रेसिडेंट ट्रम्प ने थामने की कोशिश नहीं करी या कोई वक्तव्य नहीं दिए, तो फिर तो $60 की तरफ जाएगा तेल। और तक की भी संभावना यहाँ पर बन रही है। लेकिन देखते हैं क्लैरिटी कितनी आगे आती है और यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फिर क्या फैसले होते हैं, उसके बाद किस तरह से यहाँ पे नेगोशिएशन का राउंड चलता है, उसके बाद ही कुछ आगे की स्थिति पता चलेगी। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, पूरी मार्केट के बारे में बताया। चलिए कुणाल जी, आप बताइए क्रूड पर आपकी राय क्या बन रही है? क्या लग रहा है क्रूड में आगे यहाँ से क्या हो सकता है, क्योंकि ट्रेड काफ़ी होता है यहाँ पर और ऑप्शंस इतना ज़्यादा एक्टिव हो चुका है क्रूड का
और लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं क्रूड में। जितने भी हम कॉलर शो करते हैं वहाँ पे क्रूड ऑप्शन से जुड़े हुए बहुत सवाल आते हैं। क्या करना चाहिए? वो तो डायरेक्शन जानना चाहते हैं। आपको किस तरह का डायरेक्शन दिख रहा है सर? क्या लग रहा है मुझे, अपसाइड नहीं आएगा अभी, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ के आउटलुक खराब हो गया है। ओपेक के से सप्लाई बढ़ गया है, तो ये होल्ड नहीं करेगा, ये 5500 आ जाएगा, जो अभी 5675 चल रहा है। सो 5740 के स्टॉप लॉस से बेचिए और 5500 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। ओके, 5500 तक भी आ सकता है। पोजिशनल कॉल है कुणाल जी की तरफ से। आप बताइए अमित जी, आपकी राय क्या बन रही है क्रूड पर? ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो तो वो भी बताइएगा क्रूड में। क्रूड ऑयल में देखा जाए तो जो 6188-80 के आसपास के जो हाई थे, वहां से मार्केट गिरा और अभी देखा जाए तो 5675 का ट्रेड हो रहा है। करेक्शन काफी हेल्दी इसमें हो चुका है। मेरे को लग रहा है 5650 के आसपास इंट्राडे के लिहाज से खरीदारी का ट्रेड जो है फ्यूचर मार्केट में ट्रेडर्स कर सकते हैं। 5800 मेरे को लगता है शाम तक वापस फिर से देखने को मिलेगा। 5600 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें। वहीं पे ऑप्शन ट्रेडर 5650 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, मौजूदा भाव पे करें। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएं और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस 50 पॉइंट के टारगेट के लिए इसको रखा जा सकता है। 5650 का कॉल ऑप्शन करंट बाय पे लें, 30 पॉइंट का एसएल और 50 पॉइंट का टारगेट। तो 5650, 5650 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह अमित जी के लिए है। और अमित जी और कुणाल जी के कॉल में ये फर्क है, कुणाल जी ने पोजिशनल कॉल दी है और अमित जी का आज के लिए सिर्फ इंट्राडे के लिए कॉल है। ये ध्यान रखिएगा, इसे कैरी ना करें क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होंगे वीकेंड के दौरान भी, आगे भी इस तरह की खबरें आएंगी जिससे मार्केट पर काफ़ी असर होगा। चांदी पर आपसे बात नहीं हुई थी अमित जी, चांदी पर आपकी राय क्या बन रही है? ट्रेडिंग के लिहाज से एक इंट्राडे का जो है खरीदारी का ट्रेड मैंने बनाया है। मेरे को एक पुलबैक रैली जो है एज पर चार्ट नजर आ रही है। ओवर सोल्ड जोन काफी हो चुका है। 92,700 रुपए मई वायदा सिल्वर खरीदारी करें। 95,000 रुपए का टारगेट लगाएं और 92,000 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें। प्योरली इंट्राडे ट्रेड रहेगा। तो ये भी कॉल इनकी इंट्राडे के लिए है 95,000। और कुणाल जी थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इकोनॉमिक एंगल के हिसाब से बताते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये प्योर टेक्निकल कॉल है, इंट्राडे के लिए कॉल अमित जी की तरफ से दी गई है। चलिए मेटल्स की बात करते हैं। मेटल्स भी काफी कमजोर हो गए हैं। कुणाल जी, बेस मेटल्स पे आपकी राय क्या बन रही है? ये भी काफी कमजोर दिख रहा है। वो फैक्टर जो चाइना वाला बता रहे थे तनेजा जी, यहाँ पर भी काम वही कर रहा है। उसी चाइना से ही मांग घटने की चिंता से ये दबाव है या कुछ और सर? जी हाँ, चाइना का ही मेन रीजन है। कल जो यूएस से टैरिफ लगाया है उसके बाद उससे एक मेजर अनाउंसमेंट किया है, वो है कि कोई भी कंट्री जिसके ऊपर टैरिफ लगा है वो अपनी करेंसी अगर डेप्रिशिएट करता है या डीवैल्यू करता है तो टैरिफ और बढ़ जाएंगे। तो ये चेक एंड मेट मूव हो गया, तो इसके कारण चाइना का ग्रोथ नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि ओवरऑल कोई भी प्रॉफिट टेकिंग या इतना प्रॉफिट टेकिंग, इतना करेक्शन आने के बाद भी कोई बाइंग भी नहीं आ रही है। सो पूरा असमंजस का माहौल है इसमें। मेरी राय में ये 850 तक एक बार टेस्ट कर सकता है, वहां पे फ्रेश कॉल लेना चाहिए अगर बाई भी करना है तो। और 1% और घटने की जगह है। ओके, तो 850 तक भी आ सकता है। यहाँ से 1-8% की और गिरावट दिख रही है, फिर नई खरीदारी आप यहाँ पे सोच सकते हैं। अमित जी, आपकी राय क्या बन रही है बेस मेटल्स पर? बेस मेटल में मेरे को एल्यूमिनियम सबसे सेफ अभी नजर आ रहा है। 236 रुपए 50 पैसे पर खरीदारी करें। 234 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। 241 का टारगेट रख सकते हैं। इंट्राडे ट्रेड है। वहीं पे कॉपर में देखा जाए तो एक 50% का रेंज जो अभी रिसेंट में इसने हाई बनाया था और जहां से मार्केट चला था, उसका एक सपोर्ट है 853 रुपए का। अगर प्राइजेस 853 को होल्ड करते हैं तो इसमें वापस फिर से 865 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर 853 का लेवल ब्रीच होता है तो इसमें वापस फिर से और मुनाफा वसूली या फिर मंदी गहरा सकती है। तो 853 रुपए के लेवल को फोकस में करते हुए ट्रेड कॉपर में भी बनाया जा सकता है। ओके, तो ये कॉपर पे और एल्युमिनियम पे। एल्युमिनियम हालांकि आपकी बेट यहाँ पर लगाने के लिए ज़्यादा सलाह दे रहे हैं। 236 रुपए 50 पैसे पे एल्युमिनियम आप खरीद सकते हैं, ऐसा अमित जी का कहना है। नेचुरल गैस को देखिए तो यहाँ पर 350 के आसपास कारोबार हो रहा है। आज हल्की नरमी यहाँ पर दिख रही है। कुणाल जी, एनजी में क्या होने वाला है? इन सब खबरों के बीच में एनजी की चाल कैसी रहेगी? अगर आप देखेंगे यूएस अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने की ट्राई कर रहा है, तो एनजी इज वन ऑफ द कमोडिटी। एनजी के फंडामेंटल अभी फिलहाल तेजी के नहीं है। वेदर पॉइंट ऑफ व्यू से एनजी के प्राइस थोड़े कंसोलिडेट करके शॉर्ट टर्म में नीचे जा सकता है। मेरी राय में 355 के आसपास सेल करके 340 में कवर कीजिए। ओके, आप बताइए ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या अमित जी आपके पास नेचुरल गैस में?
बिल्कुल कुणाल जी की साइड में जाना चाहूंगा। 300 वैसे फ्यूचर की बात कर लेते हैं, फिर ऑप्शन की बात करते हैं। 355 के आसपास बिकवाली करें, 345 रुपए का टारगेट रखें, 360 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस लें। वहीं पे 2-3 पॉइंट बढ़ने पे इस पे 350 का पुट ऑप्शन में बाय किया जा सकता है। 3 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 7 पॉइंट का टारगेट उसमें भी रख सकते हैं। ओके, तो पुट ऑप्शंस भी खरीद सकते हैं, फ्यूचर्स में भी आप यहाँ पर बेच सकते हैं। कर लेते हैं एग्री मार्केट की टर्मरिक के साथ, जहाँ पर लगातार अच्छी तेजी दिख रही है। मार्च के लो से देखें तो 35% से ज़्यादा की तेजी हल्दी में अब तक आ चुकी है। मराठवाड़ा एक बड़ा एरिया है जहाँ पर करीब करीब देश का 40% हल्दी का उत्पादन होता है। वहाँ पर कहा जा रहा है कि पैदावार को लेकर चिंता है, उससे यहाँ पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। घरेलू डिमांड भी अच्छी है, त्योहारी सीजन के बाद शादियों की भी डिमांड अच्छी है, और धीरे धीरे यहाँ पे इंडस्ट्रियल बाइंग भी हो रही है। इंटरनेशनल मार्केट में कहा जा रहा है कि एक्सपोर्ट डिमांड तो अच्छी है ही, वो ड्राई स्टॉक की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। कुणाल जी, मसालों पर आपका नजरिया क्या है सर? कहाँ पे ज़्यादा आपको तेजी यहाँ से दिख रही है और कहाँ मंदी दिख रही है सर? नहीं, हल्दी अच्छा लग रहा है। 15,000 के आसपास हल्दी बाय करके 15,700-800 के लेवल के लिए आप खड़े रह सकते हैं। और हल्दी में प्राइजेस बढ़ने की गुंजाइश है। ये आपको यहाँ से ज़्यादा तेज दिख रही है। हल्दी पर आपकी राय अमित जी क्या है? दुश्मन जी काफी अच्छा जो है रिकवरी निचले स्तरों से 11,150 जो कि हमारा एनुअल बाय पॉइंट था फिस की मीटिंग में जो हमने डिस्कस किया था, वहां से मार्केट चला। और अभी भाव देखा जाए तो 15,168 का ट्रेड हो रहा है। अभी इसका जो शॉर्ट टर्म का रेंज है वो मेरे को 13,500 से लेके 15,800 का नजर आ रहा है। ऊपर में कल 15,500 के आसपास के इसने हाई बनाए थे। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का मैं वेट करूंगा, हालांकि ट्रेंड पॉजिटिव है, बट यहाँ से कहीं ना कहीं एक मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। ट्रेंड पॉजिटिव है तो गिरावट पे खरीदारी की रणनीति अपनानी चाहिए। जो लेने का भाव है, जो पोजिशनल ट्रेडर के लिए मैं बता रहा हूँ, इसमें शॉर्ट टर्म और पोजिशनल दोनों व्यू रहेंगे, इंट्राडे ट्रेड नहीं है। 14,000 के आसपास एंट्री करनी है। ऊपर में 15,800 के आसपास जब भी मार्केट मिलता है वहां पे मुनाफा वसूली करनी है। अगर भाव पहले 15,800 के करीब आते हैं तो जिन लोगों के पास है वो मुनाफा बुक करें, और 14,000 के आसपास प्राइसेस वापस मिलते हैं तो वहां पे फिर से एंट्री कर सकते हैं। तो 14, 13.5 से लेके 15,800 ये रेंज अभी जो है मार्केट में टीएमसी की लगती है। 14,000 से 15,800 ये शॉर्ट टर्म की रेंज है। तो 15,800 के आसपास अगर आपके पास तेजी की पोजीशन है तो वहां से निकले। अगर नई खरीदारी करनी है तो आप 14,000 का वेट करें, फिर आप नई खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की तेजी के बाद गिरावट की संभावना यहाँ पे ज़्यादा है। हालांकि हल्दी पूरे साल के लिए जितने भी एक्सपर्ट्स हैं कह रहे हैं अच्छी तेजी यहाँ पे हल्दी में दिखेगी, लेकिन अभी अराइवल्स के भी सीजन है तो हो सकता है कि कुछ मुनाफा वसूली भी दिखे, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। जीरा और धनिया ये दोनों, हालांकि अमित जी आज दायरे में हैं, लेकिन अभी भी 23,000 के ऊपर जीरा टिका हुआ है, 7900 रुपए के आसपास धनिया है। इन दोनों में आपको क्या लग रहा है, क्या होगा सर अब इन स्तरों पर? देखिए जीरा का ट्रेंड तो विस्मन जी पॉजिटिव हो चुका है। जैसे ही 22,000 के ऊपर निकला था तो इसका जो रेजिस्टेंस पॉइंट था वो उसके ऊपर अभी कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है। इसका एक ब्रेकआउट पॉइंट था 22,700 22,770 के आसपास का। वो अगर वापस रिटेस्ट होता है 22,700 अप्रैल वाला जीरा, तो वहां पे ट्रेडर्स को खरीदारी करनी चाहिए। 23,700 रुपए का टारगेट लगाएं। नीचे में स्टॉप लॉस 22,200 के नीचे का रहेगा। धनिया की अगर हम बात करें तो ट्रेंड नेगेटिव है, इसमें खरीदारी से बचना चाहिए। 8,000 के करीब जब भी अप्रैल वाला धनिया मिलता है 8150 के एसएल से बेचें। नीचे में मेरे को लगता है 7600 के भाव धनिया में देखने को मिल सकते हैं। जब भी भाव 7600 के आसपास आए तो वहां पे फ्रेश खरीदारी भी ट्रेडर्स कर सकते हैं। 7400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 8,000 रुपए तक के टारगेट रख सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो नीचे में 7600 और ऊपर में 8100, ये रेंज जो है धनिया की अभी हो सकती है। ओके, तो टेक्निकली इनको 7600 से 8100 की रेंज धनिया में दिख रही है। अगर लॉन्ग टर्म खरीदारी करनी है तो आपके लिए 7,600 का लेवल अच्छा होगा, ऐसा अमित जी को लगता है। और जीरा आज इंट्राडे के लिए खरीदारी की सलाह है, जहां पे 30,700 रुपए तक के टारगेट दिख रहे हैं। ग्वारसीड, ग्वारगम ये दोनों काफी टूट रहे हैं। आज 2.25% से ज्यादा की गिरावट ग्वारगम में आ चुकी है। अब भाव आ चुका है 10,100 के करीब। ग्वारसीड 1.5% गिर गया है 5,300 के नीचे। अमित जी, इन दोनों पर क्या राय है, क्या हो रहा है सर? मंडियों के बारे में भी कुछ बताइएगा, टेक्नो फंडा व्यू दीजिए सर इस पे। जैसा कि अभी जो ट्रंप ने 26% का जो टैरिफ लगाया है, उससे ग्वारगम भी अछूता नहीं है। कहीं ना कहीं ग्वारगम का जो एक्सपोर्ट इंडिया से यूएस की तरफ जाता है, उस पे ग्वारगम पे भी 26% के आसपास का टैरिफ लगेगा। ये जैसी न्यूज मॉर्निंग में जो है सभी जगह फैली, वैसे ही हम देख रहे हैं कि मॉर्निंग से ही ग्वारगम
की कीमतों में ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है कंपेरिजन टू ग्वारसीड। ग्वारगम लगभग देखा जाए तो 2.25% माइनस है और 1.25% ग्वारसीड माइनस है। ओवरऑल देखा जाए तो अभी कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा फोकस रहेगा वो इस बार के मौसम पे रहेगा। हालांकि ऐसा चिंता जताई जा रही है कि इस बार का मौसम थोड़ा सा शुष्क हो सकता है। तो इसमें अगर मैं एक छोटे दायरे की बात करूं तो ग्वारसीड का 5200 से लेके लगभग 5600 के आसपास की रेंज हो सकती है। वहीं पे ग्वारगम की अगर मैं बात करूं अप्रैल वायदा तो 98 से लेके 11000 की रेंज इसकी हो सकती है। अभी हाल फिलहाल 1 से 2 दिनों के लिए खरीदारी से बचना चाहिए। लोअर रेंज के आसपास अगर भाव मिलते हैं 5200 और 98 99 तो ये रेंज में ट्रेडर जरूर खरीदारी कर सकते हैं। मेरे को लग रहा है इस बार मौसम में जैसे ही थोड़ा सा सुस्ती का व्यू आएगा, नेगेटिव व्यू आएगा, तो इस बार ग्वारसीड ग्वारगम की कीमतों में काफी अच्छा मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिलेगा। जी बिस्मिल। मोमेंटम के लिए अभी चेज ना करें, यहाँ पे भाव नीचे आने दे फिर नई खरीदारी करें। 9,800 रुपए तक अगर गिरकर आए ग्वारगम तो आपके लिए बेहतर लेवल होगा आगे के लिए, और 5200 तक ग्वारसीड आए तो वो खरीदारी के लिए अच्छा है। अगर आप लंबी अवधि का मीडियम टर्म का अगर नजरिया रखते हैं तो ये सलाह ग्वारसीड और ग्वारगम पर है। आखिरी सवाल अमित जी, कॉटन केक को लेकर यहाँ पर बताइए सर, यहाँ क्या दिख रहा है? कॉटन केक हालांकि आज दायरे में है लेकिन एक अच्छी रिकवरी लौटी थी, और तेजी बची है क्या? बिल्कुल 2600 के आसपास से इसने तेजी दिखाई और लगभग 2920-30 के आसपास के इसने हाई बनाए। काफी अच्छा चार्ट पॉजिटिव हो चुका है, ट्रेंड बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। 2882 का भी भाव है। 2860-70 की रेंज में कहीं पे भी 2860-70 की रेंज में कहीं पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 2840 के नीचे का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। ऊपर में मेरे को लग रहा है 3050 से लेकर 3080 तक के भाव जो है अगले वीक तक कॉटन केक में देखने को मिल सकते हैं। जी फिर शुक्रिया अमित जी आपका, कुणाल जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया पूरे ही नॉन एग्री और एग्री मार्केट को लेकर। मुनाफे की मंडी में इतना ही, लेकिन जाते जाते गेहूं को लेकर एक खबर आपको दे देते हैं। गेहूं को लेकर ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में इस बार कैरी ओवर स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है और इस साल गेहूं कीमतों में तेज़ी हालांकि उसके बाद भी दिख सकती है, बढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से है, खपत बढ़ने से भी 2025-26 में गेहूं स्टॉक कई साल के निचले स्तरों पर रहने की संभावना है और 2024-25 में कैरी ओवर स्टॉक 359 मिलियन टन रहने का अनुमान है। ये ग्लोबल मार्केट के लिहाज से है और इस साल गेहूं की कीमतों में तेजी दिख रही है। ये रिपोर्ट इंटरनेशनल गेहूं कीमतों के लिहाज से है। चलिए, मुनाफे की मंडी में इतना ही। ब्रेक के